वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आप सबका मोस्ट वेलकम है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आज हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में आए हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, हो आईएएस हो, पीसीएस हो, आपका आरओ हो या समीक्षा अधिकारी हो, जो भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में आप देखते हैं कि जो बायोलॉजी की एक ब्रांच बार बार क्वेश्चन आता रहता है कि डिफरेंट ब्रांच, जैसे आपसे पूछ लेता है एंटेमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते रहते हैं, आपसे पूछ लेता है ओलरी कल्चर के अंदर किसको स्टडी करते हैं, एपी कल्चर के अंदर किसको स्टडी करते रहते हैं, या आपसे पूछ लेता है पैलिनोलॉजी के अंदर किसको स्टडी करते हैं। तो इस सब ब्रांचों जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आने वाला एग्जाम जो आर ओ का है उसको ध्यान में रखते हुए इस ब्रांच से जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उनको एक जगह लेके मैं आपके सामने आया हूँ और इसको स्टडी करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। जो बार बार नॉन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो गलतियाँ कर जाते हैं, तो और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इन्हीं में से आएगा। ये अगर इतने क्वेश्चन आप रिवाइज कर लोगे ना तो जो डिफरेंट ब्रांच के नाम से क्वेश्चन आते हैं वो कभी गलत नहीं होगा, वो स्पेसिफिक होते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। जूलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है लिविंग एनिमल ओनली, लिविंग प्लांट ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो मेरे को बताएंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस तो आप बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। मैं बात करूं जूलॉजी के अंदर तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? सी। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर जूलॉजी, देखो दो चीज ध्यान रखो, जू फॉर एनिमल होता है, लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी करना, उस ब्रांच की स्टडी करना। तो जूलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग दियर स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब किसका स्टडी करते हैं? लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल का स्टडी करते रहते हैं। ये एम्ब्रोलॉजी को स्टडी करता है, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन। और फादर ऑफ जूलॉजी की बात करूं, ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जूलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल। तो याद रखिए इनका नाम्स, और आप इस तरह से देखोगे ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो आप इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका सी ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, वह क्वेश्चन आपके सामने है, फिर एक क्वेश्चन मैचिंग का है, और डिफरेंट ब्रांच के बीच में जो मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्ड्स, इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट और फॉसिल। एक तरफ यह टर्म्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ यह किससे बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत आता रहता है। दूसरी तरफ लिखा गया है पेलियो बायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और जेनेटिक्स। तो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो तो बहुत इजीली पहचान लेता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। लेकिन जो सिविल की तैयारी करते रहते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट ब्रांच से क्वेश्चन होते हैं, वह जो आर्ट ब्रांच से स्टूडेंट है वह इनमें बहुत फंस जाता है इन ब्रांचों में। तो आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे करेक्ट आंसर का भी है। अगर करेक्टली मैथ्स में बात करूं तो बर्ड्स की स्टडी जिसके अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत चीज़ों को जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उन करेक्टरों को स्टडी जिसके अंदर किया जाता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अंदर जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, जिसके अंदर प्लांट फॉसिल, जो डेड, जो प्लांट्स अब नहीं हैं, जो फॉसिल फॉर्म हो चुके हैं, उनकी स्टडी इसके अंदर क्या था उसको बोलते हैं पेलियो बायोलॉजी। तो आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप देख सकते हो कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। देखो ये ब्रांच से ही क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है जो वो बहुत इजीली इसको पकड़ लेता है, लेकिन जो नॉन बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप इसको देखेंगे, फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पेलनोलॉजी। तो मेरे को सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखते हैं, फ्लावर की जिसके अंदर स्टडी की जाती है वह होता है एंथोलॉजी। अगर मैं बात करूं देखो तो आप देखोगे
फ्रेनोलॉजी आपको कुछ समझने की जरूरत है। फ्रेनोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल। एंथोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? फ्लावर। तो ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गया, बार बार याद रखिए, ये मैचिंग याद रखिए। अगर इसका आप एक बार नोट्स बना लोगे ना इनके क्वेश्चनों को, तो आप देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ब्रांच से, वो कभी आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। कारण सिर्फ क्या है कि इन्हीं में से वो रिपीट होगा क्वेश्चन। तो आपने एग्रोस्टोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ ग्रॉसेस को करते रहते हैं। पैलिनोलॉजी जिसके अंदर हम पॉलन ग्रेन का स्टडी करते हैं, जो पॉलन ग्रेन होता है उनका अध्ययन करते रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, फिर देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एज, आपके सामने ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और माइकोलॉजी। तो जो मैंने फिर वही बात कहा कि ये बहुत बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो उसकी ब्रांच से आता है, लेकिन नॉन बायोलॉजी के लिए बहुत टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो आपको कम से कम इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, इन क्वेश्चनों को। तो हम देखेंगे इसका अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इक्थियोलॉजी के अंदर किसको स्टडी हम करते हैं? फिश को। एंटोमोलॉजी के अंदर हम किसको करते हैं? साइंस स्टडी विद द इंसेक्ट, जिसमें इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं उनको स्टडी करते रहते हैं, उनको हम एंटोमोलॉजी करते हैं। पैरासिटोलॉजी जो एक दूसरे पे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उनको कहते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब जिसके अंदर मोलस्का, आप देखो घोघा का नाम सुने होगा, पाइला का नाम सुने होगा, इन सब का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उनको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मोलस्क, माइकोलॉजी। तो ये मैचिंग का आप पीडीएफ में नोट्स बना लो, अच्छे से इन्हीं को रिवाइज करो, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे फिर आपके सामने का विच आर द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ द डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमनिटीज। वह ब्रांच जो ह्यूमन की स्टडी करती है, ह्यूमनिटीज के और उससे पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी करती है, उसको क्या बोलते रहते हैं? आपके सामने है इकोलॉजी, जेनेटिक्स, डेमोग्राफी, वायरोलॉजी। तो आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो उसमें से क्या हो सकता है। अगर इसमें से आपको ढूंढना हो तो आप क्या बताओगे? जब इसके बारे में आप जानोगे तब बताओगे डिटेल से। तो जरा देखते हैं कि करके हम इकोलॉजी जिसके अंदर हम पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स जिसमें वंशानुगत बीमारियों के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, डेमोग्राफी जिसके अंदर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते रहते हैं, और लास्ट आपका है वायरोलॉजी जिसके अंदर वायरस का अध्ययन हम लोग करते रहते हैं। तो मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका होगा? आप देखोगे इकोलॉजी आंसर सी होगा, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट्स। तो इकोलॉजी के अंदर मानव और मानव के साथ चारों तरफ पाया जाने पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता रहता है। और आप देखोगे जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, डेमोग्राफी स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और वायरोलॉजी जिसके अंदर वायरस का अध्ययन हम लोग करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, या लोअर पीसीएस में हो, या फिर आपका समीक्षा अधिकारी एग्जाम में, कहीं न कहीं एग्जाम आए हुए हैं। और आपको पता है कि आपको जब भी तैयारी करना हो तो PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमेशा देख के जाना चाहिए, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही मेरी डिसाइड करता रहता है। तो ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए ही एक क्वेश्चन लेके मैं सामने आया हूँ। अगला क्वेश्चन है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस इज नोन एज एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, एथोलॉजी, इथिक्स। देखो ये सब सारे नाम बड़े कंफ्यूजिंग हैं, आसपास के हैं, इसलिए आपको जानना पड़ेगा एक एक ब्रांच क्या है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप देखोगे हम एक एक को एक्सप्लेन कर देते हैं। एथनोलॉजी साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मानव के डिफरेंट रेसेस के बारे में जब अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उसे बोलते हैं एथनोलॉजी। अगला एथनोग्राफी स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर की बात करते हैं। एथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जहाँ जानवरों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं आप देखो एथोलॉजी। इथिक्स आपको पता है इथिकल ड्यूटीज, जो आपके इथिकल ड्यूटीज हैं उनका जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है एथिक्स। तो यही टर्मिनोलॉजी जो कंफ्यूज करते हैं आपके एग्जाम में, आपको यह याद करने की जरूरत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर्स एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज is the in mechanical word is known as bionics, bionomics, bionomy, biometry। देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बार बार ये नियरेस्ट जो एकदम मिलता जुलता नाम है वही देता है, तो आपको एक एक ब्रांच को अच्छे से समझने की जरूरत है और उसको क्लियर करने की जरूरत होता है। तो इसकी बात मैं करूं तो आप देखो सभी का आंसर का ए होगा। और बायोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन द नेचर्स, जिसके अंदर दिन कहता है यूज ऑफ दिस नॉलेज इन द मैकेनिकल वर्ड्स। ये वाला यही वाला आपका ऑप्शन बनता भी है बायोनिक्स। बायोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की कंपैरेटिव स्टडी करना और उसका वातावरण से क्या रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं बायोनॉमिक्स। बायोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द लाइफ, जीवन में विधि का क्या रोल है, इसके अंदर हम अध्ययन करते रहते हैं। और आपका है बायोमेट्री। बायोमेट्री टर्म किससे रिलेटेड है, स्टैटिकल स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैविक प्रॉब्लम जो होती है उनका स्टैटिकल डेटा एनालिसिस जो किया जाता है उसको कहते हैं बायोमेट्री। तो इनमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, अच्छे से इनमें डिफरेंस समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर पेलियोबॉटनी वन स्टडी। पेलियोबॉटनी के अंदर किसका स्टडी किया जाता रहता है, अगर मैं बात करूं फॉसिल ऑफ द एनिमल, एल्गी, फंजाई, नन ऑफ दिस। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेलियोबॉटनी है क्या। तो पेलियोबॉटनी के अंदर बेसिकली किसकी स्टडी की जाती है, न प्लांट्स की स्टडी की जाती है। जो प्लांट डेड हो गए हैं, जो फॉसिल हो चुके हैं, उनकी जिसके अंदर स्टडी की जाती है उसको कहते हैं पेलियोबॉटनी। तो यहाँ ऑप्शन नन ऑफ द एबव होगा। अगर मैं बात करूं पेलियोबॉटनी क्या, पेलियोबॉटनी इज द ब्रांच ऑफ द पेलियोटोलॉजी और पेलियोबायोलॉजी डील्स विद द रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स रिमेन फ्रॉम द जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड अदर यूज फॉर बायोलॉजिकल रिकॉन्स्ट्रक्शन। कहने का मतलब कभी बरसों पहले, बहुत सालों पहले अगर कोई पौधा पत्थर के नीचे दब गया और आज भी उस पत्थर से निकाल करके जो उसका इम्प्रेशन है उसको स्टडी करके हम पास्ट लाइफ की स्टडी करते हैं पौधों के आधार पे, तो उसे कहते हैं पेलियोबॉटनी। और पेलियोबॉटनी का फादर कई बार एग्जाम में पूछता है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर बीरबल साहनी। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछेगा, प्रोफेसर बीरबल साहनी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। भारत में पेलियोबॉटनी का जनक कौन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी। आपसे कभी कभी पूछ लेता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी भारत में कहाँ स्थापित है, तो इसका भी ऑप्शन जानते रहिए, लखनऊ। लखनऊ के अंदर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी स्थित है। तो ये भी कभी कभी इंस्टीट्यूट का नाम पूछ लेता है। और फादर कौन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी। अगला क्वेश्चन है, rearing silk, silkworm is known as apiculture, horticulture, sericulture और floriculture। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, जो कई बार आपके सभी एग्जामों में आईएएस, पीसीएस, हर जगह लोअर पीसीएस, आरओ में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको आज जानना है इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो आपके सामने सिल्क वर्म की स्टडी जिसके अंदर की जाती है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में। तो एपीकल्चर रेयरिंग बीज, मतलब क्या, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे जो हम मधुमक्खी का जिसके अंदर अध्ययन करते रहते हैं, हनी बी का, उसे कहते हैं एपीकल्चर। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर के अंदर फ्रूट और फ्लावर का अध्ययन करते रहते हैं। तो बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। और सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्क वर्म का जिसे कहते हैं सेरीकल्चर के अंदर अध्ययन किया था। और फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लावर डेकोरेशंस के लिए जो यूज होता रहता है, फ्लावर के अंदर जिसके अंदर अध्ययन किया था उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके सामने फिर से आ गया हनी बी
अभी पिछले क्वेश्चन देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में है। अगर आप देखो फिर आ गया सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपी कल्चर और पीसी कल्चर। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बात किया हनी बी किससे है, एपी कल्चर से, एपी कल्चर से रिलेटेड करता है। बाकी को हम जानते हैं, बाकी किससे बिलोंग करते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखें मैंने कहा हनी बी किससे करता है, एपी कल्चर में करता रहता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं करना चाहिए, जैसे नॉट लिखा है तो नॉट को पहले ही सर्किल कर लो ताकि दिमाग में घुस जाए वो पूछना क्या चाहता है, कौन सही करेक्ट मैचिंग नहीं है। तो आपके सामने फिर से आ गया फ्लावर कल्चर, फ्लोरिकल्चर, अभी मैंने पिछली स्लाइड पे बात किया था। देखो क्रॉप कल्टीवेशन एग्रोनॉमी, वेजिटेबल कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर और फ्रूट कल्टीवेशन पोमोलॉजी। अगर देखो आपको पता है सब्जियों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है ओलरी कल्चर, ओलरी कल्चर याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। फ्लावर का फ्लोरिकल्चर, क्रॉप का होता है एग्रोनॉमी कहा जाता है, फ्रूट का पोमोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हार्टिकल्चर, देखो इस बात को समझना है, हार्टिकल्चर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पेड़ पौधों से पुष्प फ्रूट सबकी स्टडी की जाती है, लेकिन उनमें अगर सब्जियों की स्टडी करने की बात किया जाए तो ओलरी कल्चर। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप ऐसी गलतियां ना करेंगे, ब्रांच वाइज समझेंगे। ओलरी कल्चर कहा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया इसे कहते हैं ओलरी कल्चर, जहां सब्जियों की खेती की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर ऑप्शन आपके आ गया एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर और हॉर्टिकल्चर। देखो पिछली स्लाइड पे मैंने रिपीट किया, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि आपको हमेशा रिवाइज करने की जरूरत है। तो हमने बताया एपी कल्चर किससे होता है, हनी बी से, सेरीकल्चर सिल्क वर्म से, पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर के अंदर हम फिश की स्टडी करते हैं और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंसेक्ट, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्लावर का स्टडी करते हैं, फ्लावर का अलग से क्या होता है हमने आपको बता दिया, अलग से फ्लोरिकल्चर तो होता ही है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट फ्लावर सबकी स्टडी की जाती है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, यह पीसी कल्चर के अंदर किसको हम करते हैं, फिश का स्टडी करते हैं, फिश का स्टडी करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे लिखा है पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू द फिश हैचरी, फिश कल्चर करने के समय में पीसी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। फिर से देखो क्या है, लेक्सिकोग्राफी, फिलोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोनोग्राफी। तो आपको क्या देखो मैचिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एक भी ऑप्शन आपने करेक्ट पकड़ लिया ना तो तुरंत मैचिंग में आंसर पे जाओ, एलिमिनेशन थियोरी को लगाओ और अपने आप पकड़ लोगे। अगर करेक्ट मैचिंग है तो तुरंत नंबर मिल जाएगा। इसलिए कुछ ब्रांचों का अगर नाम जानते हो तो जरूर क्वेश्चन सही होगा। जैसे यहाँ पे देख लो एंटेमोलॉजी, पहले ही मैंने बताया था, पिछली स्लाइड पे ही बात किया था। एंटेमोलॉजी पिछले कितनी बार रिपीट हो चुका, इंसेक्ट के अंदर स्टडी की जाती है। तो आप वहाँ से एक तो पकड़ लिया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है, तो आपने स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी लिखा और यहाँ एंटेमोलॉजी लिखा। एंटेमोलॉजी किसके लिए होता है, आपने बोला इंसेक्ट के लिए। तो इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, तो एक तो पकड़ लिया, बाकी आपको कुछ सोचना ही नहीं है। कह रहा है कि फॉलोइंग पेज करेक्टली मैच। तो अब हमको देखो यहाँ पे देखो स्टडी ऑफ इंसेक्ट दिया हुआ है, तो इंसेक्ट की स्टडी हम कहाँ करते हैं, एंटेमोलॉजी में, ये इससे मैच करता है। तो अब गलत सही को पकड़ने के लिए जो आपको आता है उसको पहले मैचिंग मिलाओ। तो इसका हम थोड़ा सा आंसर देखते हैं और स्लाइड का डिस्कशन भी देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी ये कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी होता है। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री। और एंटेमोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इकोनोग्राफी के मतलब स्टडी ऑफ आइडल्स और आर्ट्स को करते रहते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही लिख करके बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जो ब्रांच की हमने क्वेश्चन लेके आया हूँ, ब्रांच स्टडी किस ब्रांच के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, तो वह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ आपको नोट्स बनाने की जरूरत होती है। व्हाट इज द वर्मी कल्चर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। तो देखते हैं, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, द साइंस ऑफ द किलिंग वर्म्स।
तो पहली बात है, सिंपल सी बात आजकल बड़ी चर्चा में भी रहता है, वर्मी कल्चर क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते रहते हैं, आपको पता होगा वर्मी कल्चर के अंदर हम क्या करते रहते हैं। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, वर्मी कल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ अर्थ वर्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केचुआ। केचुआ का आजकल हम लोग कंपोस्टिंग करते रहते हैं सॉइल न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है आपको पता है, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल के अंदर। तो वर्मी कल्चर के अंदर किसका स्टडी करते रहते हैं, अर्थवर्म का, इसे कहते हैं केचुआ। तो अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा साइंस ऑफ रेयरिंग वर्म, यहाँ पे होना क्या चाहिए, अर्थवर्म, अर्थवर्म होना चाहिए। अगर ऑप्शन में पीवाईक्यू में आया है वर्म, तो लेकिन आपको जानना पड़ेगा, देखो साइंस ऑफ रेजिंग, इसको इनहेंस करना, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए काम करता रहता है इसके अंदर वर्मी कल्चर के लिए। तो यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फिर आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन में लिखा है जेनेटिक्स डील्स विद, मैंने अभी पहले ही बात किया था, जेनेटिक्स किसको डील करता रहता है, आनुवांशिकी अध्ययन, जो जेनेटिकल बीमारियां होती हैं वह उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, देखो आपका मेंडल्स लॉ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यही करेक्ट आंसर होगा। जेनेटिक्स के अंदर इसका स्टडी किया, ये भी पीवाईक्यू में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार है। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चंस आपके सामने बार बार आ रहे हैं। द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डीलिंग विद द ओल्ड एज एंड एजिंग इज द कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, कई बार ये पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑन्कोलॉजी, जीरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अब आपको जानने की जरूरत है, कोई भी एक भी अगर आप जानते हो तो ऑप्शन के पास पहुंच सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जिसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, कैंसर के बारे में, ब्रांच जो कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। जीरेंटोलॉजी इसके अंदर ही बायोलॉजिकल एजिंग की बात करते हैं, एज की स्टडी करते हैं। टेरेटोलॉजी कार्सिनोजेंस के बारे में बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। तो मैं देखूं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जीरेंटोलॉजी के अंदर यही ऑप्शन इसका सही है, सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एजिंग। तो जीरेंटोलॉजी के अंदर एजिंग का स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंदर किसका करते हैं, मेडिकल साइंस डील सब करते हैं कैंसर के बारे में, ब्रांच कैंसर के बारे में। और टेरेटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल। और ऑर्निथोलॉजी के अंदर ब्रांच ऑफ द जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स के बारे में करते हैं। तो इन ब्रांचों का ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, होपफुली आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो ये कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे आरओ में है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, जो स्पेशल ब्रांच के नाम से पूछते हैं, एंटेमोलॉजी, हार्टिकल्चर, पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी। तो इनको आपको करना क्या है, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक जगह नोट्स बनाने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पीवाईक्यू में ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सलूशन से ही अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सॉल्व कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।